एक लड़की कोटोको जो स्पिरिट्स की गॉडेस ऑफ विजडम है और एक लड़का कीरो जिसके पास इममॉर्टैलिटी और फ्यूचर देखने की पावर है, मिलकर सुपरनैचुरल केसेस सॉल्व करते हैं। उनका सबसे बड़ा चैलेंज है स्टील लेडी नाना से, एक ऐसी आइडल का घोस्ट जो लोगों के विश्वास से और भी पावरफुल होता है। इस भूत को हराने के लिए कोटोको विकी पर झूठी कहानियां फैलाती है ताकि लोग उस पर विश्वास करना बंद कर दें। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम है कोटोको इग्वालादा, लेकिन हम उसे कोटो बुलाएंगे। कोटो हॉस्पिटल की बाहर वाली बेंच पर बैठी होती है। फिर वो एक लड़के से बात करने जाती है जिसका नाम है कीरो, और वही हमारा मेन हीरो है। वो उसे ग्रीट करती है, लेकिन कीरो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे याद ही नहीं कि ये कौन है। तब कोटो कहती है, तुम्हें उस लड़की को भी याद नहीं जिसने तुम्हारी जान बचाई थी? लेकिन कीरो बोलता है, मुझे तो याद ही नहीं कि कभी इतनी बड़ी मुसीबत आई थी कि किसी को मेरी जान बचानी पड़ी हो। तब कोटो उसे बताती है कि 2 साल पहले इसी हॉस्पिटल में तुम कॉरिडोर से गुजर रहे थे, तभी कुछ बच्चे तुम्हें धक्का दे देते हैं। तुम गिरने ही वाले थे कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। उस दिन पीरो और उसकी गर्लफ्रेंड साकी ने मुझे थैंक यू बोला था और तुमने वादा किया था कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। और उसी दिन कोटो को कीरो से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। कोटो कहती है कि उसे कीरो बहुत अलग लगा। वो उसे बकरी जैसा इंसान जिसके 2 डीमन हॉर्न्स बोलती है, लेकिन बाकी सबको कीरो बिल्कुल नॉर्मल लड़के जैसा दिखता है। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं। कीरो कहता है कि उसे अब याद आ गया, फिर माफी मांगता है और कहता है कि वो लड़कियों के चेहरे याद रखने में अच्छा नहीं है, स्पेशली जब कोटो ने नई टोपी पहनी हो। कोटो उसके पास बैठती है और फिर से अपना इंट्रोडक्शन देती है ताकि वो उसे कभी ना भूल पाए। इसके बाद कोटो सीधा प्रपोजल रख देती है, हम डेटिंग स्टार्ट करें, क्योंकि उसे पता था कि कीरो और उसकी एक्स साकी का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन वो चाहती है कीरो उसे रीजन बताए। कीरो कहता है, एक रात हम दोनों नदी के किनारे से गुजर रहे थे, तभी एक मॉन्स्टर आ गया। मैं डर के भाग गया और साकी अकेली रह गई। इसी वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ। लेकिन कोटो कहती है ये झूठ है। सच ये है कि मॉन्स्टर एक्चुअली तुमसे डर गया था, और जब साकी ने देखा कि मॉन्स्टर तुमसे इतना डर रहा है, तब उसे शक हुआ कि तुम असल में हो कौन। फिर कोटो बताती है कि सारे मॉन्स्टर्स उसकी असली आइडेंटिटी जानते हैं और उससे डरते हैं। कीरो हैरान होकर पूछता है, तो तुम कौन हो? तब कोटो कहती है, मैं हूँ गॉडेस ऑफ विजडम, सारे मिथिकल क्रीचर्स, मॉन्स्टर्स और योकाई की देवी। कीरो को यकीन नहीं होता। तब कोटो कहती है, अगर भरोसा नहीं तो 6 साल पुराने न्यूज़पेपर उठा के देखो, उसमें एक लड़की की खबर है जो गायब हुई थी और बाद में मिली तो उसकी एक आंख और एक टांग नहीं थी। इसके बाद कोटो बस पकड़कर घर जाने लगती है। रास्ते में एक स्पिरिट क्रीचर उसके पास आता है और कहता है कि लाइब्रेरी में एक डीमन मॉन्स्टर घुस आया है, हमारी मदद करो। कोटो कहती है, कल देख लूंगी, अभी तो मैं कीरो पे नजर रख रही हूँ। अगले दिन कीरो न्यूज़पेपर पढ़ता है और कोटो के बारे में जान लेता है। कोटो पूछती है, अब यकीन आया? लेकिन कीरो कहता है, अब भी प्रूफ नहीं कि तुम सच में गॉडेस ऑफ विजडम हो। तभी एक इंसान अचानक फॉक्स में बदल जाता है और कोटो से हेल्प मांगता है कि लाइब्रेरी में मॉन्स्टर घुस आया है। फॉक्स कीरो को देखते ही डर के मारे कांपने लगता है। ये देखकर कीरो मान लेता है कि कोटो सच कह रही थी। दोनों लाइब्रेरी पहुंचते हैं। कोटो मॉन्स्टर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर उसकी बात नहीं मानता और अटैक कर देता है। कीरो भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, दोनों भागने लगते हैं। फिर कीरो अचानक रुकता है, मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है और मॉन्स्टर उसका पूरा हाथ खा जाता है। कोटो डर जाती है, लेकिन तभी पता चलता है कि कीरो इममॉर्टल है और उसका शरीर रीजेनरेट हो जाता है। मॉन्स्टर कीरो का फ्लैश खाते ही मर जाता है। कोटो शॉक हो जाती है और पूछती है, तुम आखिर हो कौन? तब कीरो कहता है, तुम्हें तो अपने मिथिकल क्रीचर से ही पूछ लेना चाहिए मैं कौन हूँ। और फिर वो बताता है कि जब मैं छोटा था तो मैंने 2 तरह के डीमन का मांस खाया था और उसी से मुझे इममॉर्टैलिटी पावर्स मिली है। अगले दिन कीरो अपने कजिन से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वहाँ उसे कोटो मिल जाती है। दोनों लाइब्रेरी वाली बात पर चर्चा करते हैं। कोटो उसके हाथ के बारे में पूछती है। कीरो कहता है, मैं ठीक हूँ, जब मैं छोटा था तो जिन मीट्स को खाया था उनमें से एक मरमेड का था और उसी की वजह से मेरे पास फुल बॉडी रीजनरेशन की पावर है। कोटो जवाब देती है, लेकिन मरमेड का मांस खाने से तो एटर्नल यूथ भी मिलती है, फिर तुम वैसे यंग क्यों नहीं दिखते? कीरो कहता है, शायद इसलिए क्योंकि मैंने जो दूसरा मांस खाया था वही एटर्नल यूथ वाली पावर को अफेक्ट कर रहा है। कोटो पूछती है, वो दूसरा मांस कौन सा था? लेकिन कीरो कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद कोटो उसे इनवाइट करती है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक मिथिकल क्रीचर से मिलवाती हूँ, एक बहुत बड़ा सरपेंट। उसे मुझसे कुछ सवाल पूछने हैं। लेकिन कीरो मना कर देता है और कहता है कि उसे और काम है। कोटो अकेले ही उस जायंट सरपेंट के पास जाती है। सांप उससे कहता है,
अब इंसान मुझे भूल चुके हैं, कई सालों से मुझे उनकी कोई प्रार्थना नहीं मिली। अब लोग मुझे पानी के देवता की तरह नहीं मानते। फिर वो देखता है कि कोटो उदास है। वो पूछता है क्या हुआ। कोटो कहती है मैं अपसेट इसलिए हूँ क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड कीरो मेरे साथ नहीं आया। वो माफी भी मांगती है और पूछती है तो मुझे क्यों बुलाया था। सांप बताता है कुछ दिन पहले एक औरत यहाँ लेक में एक लाश फेंक गई। उस औरत का नाम था टैनो और जिस लाश को लेक में फेंका गया था वो था याशरा हीरू, जो टैनो के एक्स बॉयफ्रेंड का बॉस था। टैनो को अरेस्ट कर लिया गया और उसने पुलिस को टेस्टिमोनी दी कि उसने हीरो की लाश लेक में इसलिए फेंकी क्योंकि उसने सुना था कि एक सांप है जो इंसान खाता है और उसने उसे एक ऑफरिंग की तरह फेंक दिया। लेकिन ये झूठ था क्योंकि सांप ने अपनी आंखों से सब देखा था। जब टैनो ने लाश लेक में फेंकी तो उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा आई रियली होप समवन फाइंड्स यू, और उसने बॉडी के साथ कोई वेट भी नहीं बांधा ताकि वो डूबे नहीं। मतलब साफ था वो चाहती थी कि बॉडी मिले। इसीलिए सांप ने कोटो से एक्सप्लेनेशन मांगी, तुम गॉडेस ऑफ विजडम हो, मुझे बताओ ऐसा क्यों हुआ। कोटो कई एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश करती है लेकिन हर वजह बेकार लगती है। फिर वो असली कहानी बताती है। वो कहती है सबकी शुरुआत हुई टैनो के एक्स बॉयफ्रेंड माचाई से। उसकी मौत एक औरत की बाहों में हुई और वो औरत उसकी कोवर्कर थी। माचाई जब हीरू के लिए काम करता था तो उसने नंबर्स में हेराफेरी करके बहुत सारा पैसा अपने अकाउंट में डाल लिया था। उसे पता था बॉस पकड़ेगा और उसके पास पैसे छुपाने की जगह नहीं थी। ये बात सिर्फ माचाई और उसकी कोवर्कर जानते थे। तो दोनों ने साथ में मरने का प्लान किया और बाथटब में सुसाइड कर लिया। उस समय टैनो प्रेग्नेंट थी। वो सोच रही थी कि वो माचाई का बच्चा लेकर चल रही है, लेकिन उसे लगा कि माचाई ने उसे धोखा दिया। बाद में उसका मिसकैरेज हो गया। गुस्से में उसने अनबोर्न बच्चा रिवर में फेंक दिया। समय बीतता गया। टैनो शहर छोड़कर सबर्ब्स में अकेली रहने लगी। सालों बाद हीरू उसके घर आया और उसने कन्फेस किया कि असल में वही था जिसने पैसे एम्बेज़न किए थे। माचाई और उसकी कोवर्कर ये राज जानते थे, इसलिए उसने दोनों को मार दिया। ये सुनकर टैनो ने बदला लिया। उसने हीरू को मार दिया और उसकी लाश रिवर में फेंक दी, लेकिन उसने वेट नहीं बांधा ताकि पुलिस पूरी रिवर को सर्च करे और शायद उसका अनबॉर्न बच्चा मिल जाए। इसीलिए उसने लाश डालते समय फुसफुसाया आई रियली होप समवन फाइंड्स इट। ये सब समझाने के बाद कोटो देखती है कि कीरो पीछे से सब कुछ सुन रहा था और छिपकर पूरी कन्वर्सेशन देख रहा था। फिर कोटो और कीरो वहां से साथ निकल जाते हैं। कोटो ने सांप को जो कहानी सुनाई थी वो दरअसल झूठ थी। असलियत ये थी कि उसने अपने एक स्पिरिट को भेजा था टैनो पे नजर रखने के लिए जब उसे पुलिस ने पकड़ा था, और उसी स्पिरिट ने सच सुना। टैनो ने कन्फेशन में कहा था कि उसने लाश लेक में सिर्फ इसीलिए डाली थी ताकि वो सांप उसे खाते हुए देख सके। 2 साल बाद हम देखते हैं कि कीरो की एक्स गर्लफ्रेंड साकी अब पुलिस ऑफिसर बन चुकी है। साकी अपने पार्टनर के साथ एक नए केस पर बात कर रही है। एक आदमी गाड़ी चलाते हुए रिवर में क्रैश कर गया। इंसिडेंट के बाद उस आदमी ने साकी को बताया कि उसे एक सुंदर भूत दिखा और उसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से एक्सीडेंट हुआ। वो भूत दिखता था बिना चेहरे वाली और बड़ी बड़ी 2 आंखों के साथ। लेकिन जब साकी ने पुलिस रिपोर्ट लिखी तो उसमें लिखा कि गाड़ी एक पपी को बचाने के चक्कर में रिवर में गिरी। उसका पार्टनर उससे आर्ग्यू करता है तुम्हें सही डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए, लेकिन साकी कहती है रिपोर्ट में घोस्ट जैसा शब्द डालने से सिर्फ प्रॉब्लम बढ़ेगी। साकी अपने पार्टनर को बताती है कि ये काम स्टील लेडी नाम के घोस्ट का है। पार्टनर बोलता है उसने भी स्टील लेडी के बारे में केसेस सुने हैं, लेकिन वो अब भी घोस्ट्स को मानने के लिए तैयार नहीं है। जाने से पहले साकी उसे कहती है स्पिरिट्स और योकाई सच में एग्जिस्ट करते हैं। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड कीरो भी ऐसे ही मॉन्स्टर जैसा था, बस इंसान की शक्ल में, और इसी वजह से मैंने उससे ब्रेकअप किया था। इसके बाद साकी इन्वेस्टिगेशन के लिए उस जगह पहुंचती है जहां एक्सीडेंट हुआ था। वहां उसकी मुलाकात कोटो से होती है, जो अचानक उस पर गिर जाती है। असल में कोटो वहां स्टील लेडी से फेस ऑफ कर रही थी। साकी अब और बर्दाश्त नहीं करती और सीधा स्टील लेडी पर हमला करने दौड़ पड़ती है, लेकिन उसका हाथ सीधा स्टील लेडी के शरीर के आर पार निकल जाता है। स्टील लेडी ने जवाब में उस पर एक भारी मेटल बीम फेंक दी और साकी नीचे गिर गई। कोटो उसे बचाती है और स्टील लेडी से कांटेक्ट बनाती है। थोड़ी देर बाद स्टील लेडी वहां से भाग जाती है। साकी पूछती है तुमने उसे कैसे छुआ जबकि मेरा हाथ उसके आर पार निकल गया। कोटो बताती है कि वो आम इंसानों जैसी नहीं है। फिर कोटो कहती है ये सब भूल जाओ और पुलिस को इसमें मत घसीटो वरना बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लेकिन साकी अपना बैग निकालकर बैज दिखाती है और कहती है मैं ऑफिसर हूं, मैं तुम्हें स्टेशन ले जाकर क्वेश्चंस करूंगी और तुम्हारे चोटों का इलाज भी कराऊंगी। कोटो जब बैज देखती है तो नाम पढ़कर शॉक हो जाती है। उसे एहसास होता है कि वो कीरो की एक्स गर्लफ्रेंड साकी से मिली है। कोटो बोलती है
अगर मुझे पता होता कि तुम कौन हो तो शायद मैं तुम्हें स्टील लेडी से बचाती ही नहीं। ये सुनकर साकी गुस्से में आ जाती है। दोनों साकी के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। कोटो वहां बताती है कि वो और कीरो अब साथ है और हैप्पीली इन लव है। वो साकी को उनके साथ वाली फोटोज भी दिखाती है, लेकिन साकी कहती है, इन फोटोज को देखो, कीरो इसमें बिल्कुल मिजरेबल और अनहैप्पी लग रहा है। कोटो डिसएग्री करती है, लेकिन साकी कहती है, मैं उसे 4 साल तक डेट कर चुकी हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ जब वो खुश नहीं होता। फिर साकी पूछती है कि जब तुम स्टील लेडी से लड़ रही थी तो कीरो तुम्हारे साथ क्यों नहीं था। कोटो बताती है कि वो 1 हफ्ते से गायब है, जाने से पहले उसने बस एक टेक्स्ट भेजा था, मुझे ढूंढने मत आना। इसके बाद कोटो एक स्पिरिट को बुलाती है एक जाइंट स्केलेटन के रूप में और उसी पर बैठकर वहां से चली जाती है। साकी फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है कि स्टील लेडी कौन थी और उसकी डेथ कैसे हुई। वो पता लगाती है कि असली लड़की का नाम कैरन नैनिस था। कैरन सिर्फ 18 साल की थी और उसकी जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन एक दिन उसे एक बड़ी फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल मिल गया। वो अचानक एक फेमस आइडल बन गई और उसके लाखों फैंस हो गए। साकी और खोज करती है और उसे एक वेबसाइट मिलती है, एक फैन विकी पेज, जिसमें कैरन नैनिस के बारे में सब लिखा होता है। वो विकी पर क्लिक करती है और वहां उसे कैरन के पिता की मौत की डिटेल मिलती है। उसके पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, सीढ़ियों से गिरकर। लेकिन फिर रूमर्स फैल गए कि अपने फादर को मारने वाली कैरन ही थी, क्योंकि उसका पिता उसे सेलिब्रिटी बनने से नफरत करता था और मानता था कि उसने पूरे फैमिली को शर्मिंदा कर दिया है। इस अफवाह की वजह से नैनाई को कुछ दिन के लिए एक्टिंग से हटना पड़ा। लेकिन कुछ ही दिन बाद नैनाई की मौत हो गई, जब एक कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी स्टील बीम्स उसके ऊपर गिर गए। अब कोटो भी स्टील लेडी को हराने का तरीका ढूंढ रही थी, क्योंकि उसके छोटे मोटे भूत और प्राणी सब उससे डरते थे, और क्योंकि वो उनकी देवी जैसी है, कोटो को लगता है कि उसे ही इसे रोकना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद कोटो एक होटल में खाना खाने जाती है, जहां एक भूत उसे खबर देता है कि स्टील लेडी फिर से दिखाई दी है। कोटो तुरंत वहां पहुंचती है और देखती है कि कोई उससे लड़ रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि कीरो था। तभी साकी भी आ जाती है और दोनों मिलकर देखते हैं कि कीरो और स्टील लेडी के बीच भयानक लड़ाई हो रही है। लड़ाई में कीरो बुरी तरह से पिट जाता है और एक भारी लोहे का बीम उसके ऊपर गिरता है, जिससे वो मर जाता है। पर कुछ ही पल बाद वो दोबारा जिंदा हो उठता है, और इस बार उससे स्टील लेडी के सारे वार पहले से ही समझ आ जाते हैं। साकी को समझ नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है। तब कोटो समझाती है कि बचपन में कीरो को उसकी दादी ने सिर्फ मरमेड का मांस ही नहीं, बल्कि एक दरिंदे कूडान का मांस भी खिलाया था। ये मांस कोई खाता तो जिंदा नहीं बचता, पर कीरो बच गया और उसके अंदर एक शक्ति आ गई, आने वाले भविष्य को देखने की शक्ति। लेकिन ये शक्ति तभी काम करती है जब कीरो मर जाता है, मतलब जब भी स्टील लेडी उसे मार देती है, मरने के समय वो आगे का भविष्य देख लेता है और फिर जीते ही उसके हर वार को पहले से पहचान लेता है। वापस लड़ाई में कीरो स्टील लेडी की गर्दन तोड़ देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो तुरंत अपना गला ठीक करके वहां से भाग जाती है। उसके बाद कीरो, साकी और कोटो तीनों साकी के मकान में मिलकर बैठते हैं और सोचते हैं कि इसे कैसे हराया जाए। कोटो बताती है कि स्टील लेडी आम भूत नहीं है, बल्कि लोगों की सोच और भरोसे से बनी है। लोग उससे अपना आदर्श समझकर उसका नाम, उसकी शक्ल बनाते गए और वही सच बन गई। साकी पूछती है कि इतने लोग एक जैसी तस्वीर कैसे सोच सकते हैं। तब कोटो कहती है कि इसके पीछे उस विकी पेज का हाथ है, जो उसके फैंस ने बनाया था। अब इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, उस विकी पेज की कहानी को नया रूप देना। ऐसी कहानी लिखनी होगी जो और भी रोमांचक हो और लोगों को लगे कि स्टील लेडी असल में भूत नहीं है। अगर लोग भरोसा करना छोड़ देंगे तो स्टील लेडी अपने आप मिट जाएगी। इस काम के लिए कोटो को और जानकारी चाहिए थी। वो साकी से उसके इन्वेस्टिगेशन वाले कागज मांगती है। उन कागजों में नैनाई की सारी बातें लिखी होती हैं। फिर वो लोग घटना वाली जगह पर जाकर एक भूत से बात करते हैं और पता चलता है कि नैनाई सच में उन बीम्स के नीचे आई थी, लेकिन उसने बचने की कोशिश ही नहीं की, जैसे कि उसने खुद मरना चाहा हो। सब मिलकर तय करते हैं कि एक झूठी कहानी बनानी पड़ेगी जो असली कहानी की जगह ले ले, और जब लोग उस नई कहानी को मान लेंगे तो स्टील लेडी का विश्वास खत्म हो जाएगा। अब ये जांचने के लिए कि नई कहानी काम करेगी या नहीं, कीरो अपनी शक्ति का यूज करेगा। वो आगे का भविष्य देख लेगा कि क्या उस कहानी के बाद स्टील लेडी मिट जाती है या फिर बची रहेगी। उस रात साकी का साथी भी स्टील लेडी का शिकार बन जाता है। ये खबर फैलते ही स्टील लेडी के मानने वाले और बढ़ जाते हैं और कोटो के लिए उसे हराना और मुश्किल हो जाता है। कोटो फिर भी हार नहीं मानती। वो रात भर सोचती है और 4 अलग अलग तरीके निकालती है,
स्टील लेडी को खत्म करने के। लेकिन इतना सोचने के बाद वो बहुत थक जाती है और सो जाती है। तब साकी और कीरो खाना खाने बाहर निकलते हैं। रास्ते में साकी कीरो से पूछती है कि वो कोटो के साथ क्यों है, जबकि वो उसके पसंद की लड़की नहीं लगती। साकी ये भी कहती है कि उसे असल बात पता है। कीरो असल में अपनी कजिन रा से मोहब्बत करता है, जो 3 साल से हॉस्पिटल में है, और वही है जिसे वो कीरो हमेशा मिलने जाता है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और रा से मिलते हैं। रा को देखकर साकी घबरा जाती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उसने कीरो से अलग होने का फैसला किया था। कीरो समझाता है कि रा बीमार है, पर मरने वाली नहीं है, क्योंकि उसने भी वही भूत दरिंदे का मांस खाया था जो कीरो ने खाया था। इसीलिए रा के अंदर भी वही अमर होने वाली शक्ति है। सुबह जब कोटो उठती है तो साकी उससे पूछती है कि क्या उसे पहले से पता था कि रा के पास भी कीरो जैसी शक्ति है। कोटो साकी को बताती है कि उसे पहले से ही सब पता था। दोनों मिलकर ये जोड़ना शुरू करते हैं कि असल में रा है कौन। कोटो समझाती है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद रा कुछ हफ्तों तक उनके साथ रही थी। पहले दोनों की नहीं बनती थी, लेकिन धीरे धीरे वो दोनों दोस्त बन गए थे। जब रा उनके घर में रही थी तो कोटो ने नोटिस किया था कि वो हमेशा कंप्यूटर पर होती थी और उसे पेंटिंग का भी शौक था। पर एक दिन बिना बताए वो अचानक चली गई, और अब उसे समझ आता है कि रा ही वो है जिसने स्टील लेडी का विकी पेज बनाया था, क्योंकि उसका पेंटिंग स्टाइल बिल्कुल उसी तस्वीर जैसा था जो विकी पे लगी थी। कोटो के लिए ये मान पाना मुश्किल था कि ये काम उसने ही किया होगा। फिर उसे समझ आता है कि कीरो को पहले से ही सब पता था, इसीलिए वो एक हफ्ते से गायब था, क्योंकि वो रा को ढूंढने गया था, और इसीलिए उसने कोटो को मैसेज किया था कि उसे ढूंढने मत जाना। और अब कोटो को असली वजह समझ आती है कि स्टील लेडी को हराना इतना मुश्किल क्यों था, क्योंकि रा अपनी पावर का यूज कर रही थी। वो भविष्य देखकर हमेशा वो फ्यूचर चुन लेती थी जहां लोग स्टील लेडी पर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे, लेकिन हर बार जब वो शक्ति का यूज करती थी तो वो मर जाती थी और फिर वापस जीती थी, और ऐसा वो हजारों बार कर चुकी थी सिर्फ इस भूत को जिंदा रखने के लिए। तब एक योकाई स्पिरिट कोटो के पास आती है और बताती है कि स्टील लेडी दिख गई है। कोटो कहती है कि आज की रात अंतिम होगी, इस बार इसे खत्म करना ही होगा। प्लान बनता है कि कीरो स्टील लेडी से लड़ेगा, और इसी बीच में कोटो और साकी विकी पेज पर झूठी कहानियां लिखकर लोगों को कन्विंस करेंगे ताकि वो स्टील लेडी पर विश्वास करना छोड़ दे। दूसरी तरफ रा अपनी पावर का यूज करके फ्यूचर चुन रही थी जहां स्टील लेडी जिंदा रहे, और कीरो उल्टा कर रहा था। वो वही फ्यूचर चुनता था जहां स्टील लेडी खत्म हो जाए। कोटो विकी पे लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि स्टील लेडी कोई भूत नहीं है, बल्कि एक असल इंसान है जो मास्क पहनकर अपना जुर्म छुपा रही है, क्योंकि पुलिस कभी भी असली मुजरिम तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन उसकी थ्योरीज लोग मानने से इनकार कर देते हैं। जितना वो समझाती है उतना ही लोग उसकी बात का उल्टा जवाब देते हैं। फिर वो एक के बाद एक 3 और कहानियां बनाती है, पर सब फेल हो जाती हैं। आखिर में अपनी चौथी और अंतिम कहानी में कोटो बताती है कि कारिन ननई असल में अभी भी जिंदा है। वो कहती है कि ननई अपनी फैमिली के इल्जामों और अफवाहों से परेशान थी। उस पर अफवाह थी कि उसने अपने बाप को खुद मारा था, इस वजह से उसकी फैमिली ने भी उससे दूरी बना ली थी, और ननई सिर्फ एक नई जिंदगी चाहती थी। उसने अपनी जैसी दिखने वाली एक लड़की को ढूंढा और उससे दोस्त बनाकर उसे कहा कि पेपराइजी से बचाने के लिए उसकी जगह बन जाए। उसने अपना बाल रंगना शुरू किया, ननई के कपड़े पहने और फिर कंस्ट्रक्शन साइट में उसे भेज दिया। लेकिन वहां ननई ने उस लड़की को बेहोश करके उसके ऊपर स्टील बीम्स गिरा दी ताकि उसका चेहरा बिगड़ जाए और कोई पहचान न सके। इस तरह ननई जिंदा थी, पर दुनिया को लगा कि वो मर गई है। लोग पहले कंफ्यूज हो गए, फिर कुछ यूजर्स ने कहा कि अगर असली ननई जिंदा है तो शायद उसने ही ये स्टील लेडी और विकी बनाया हो ताकि दुनिया को लगे कि वो मर चुकी है। इस थ्योरी ने सबको कंफ्यूज कर दिया, और धीरे धीरे सब लोग ये मानने लगे कि ननई असल में जिंदा है, और उस वक्त स्टील लेडी का भूत हमेशा के लिए गायब हो गया। कोटो का प्लान सफल हो गया, स्टील लेडी को हरा दिया गया। लेकिन अब एक और काम बाकी है, कीरो की कजिन रा को सामना करना, और लगता है ये सब कुछ होगा इंस्पेक्टर सीजन 2 में। आज की कहानी यहीं तक दोस्तों। अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना।